गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपना मिशन की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं कृष्ण मंगल राव स्वागत करता हूं आप सभी का। जो कला एवं संस्कृति के विषय में हम बात कर रहे थे राजस्थानी चित्रकला के ऊपर, और इसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे कल की क्लास में जयपुर चित्रशैली की। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने सामान्य जानकारियों पर बात की थी, और उसी क्रम में कुछ एक चीजें और बताता हूँ मैं कि जो जयपुर चित्रशैली है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। कौन सी चित्रशैली की बात कर रहे थे? जयपुर चित्रशैली की बात कर रहे थे। और जयपुर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है, जयपुर शैली का मैं यूं कह रहा हूं कि जो स्वर्ण काल माना जाता है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। महाराणा जगत सिंह के काल को माना जाता है। और इसके बाद में मैं यूं कहूं कि जो इस पर प्रभाव देखने को मिलता है मुगल शैली का, वो प्रारंभ से ही देखने को मिलता है। किसका प्रभाव? मुगल शैली का जो प्रभाव है, मुगल शैली का जो प्रभाव है वो प्रभाव हमें शुरुआत से ही देखने को मिलता है। क्योंकि जिस समय जयपुर राज्य बना था, जयपुर चित्रशैली पनपी थी, उस चित्रशैली की पनपने के से पूर्व ही जो आमेर चित्रशैली है उसका जन्म हो चुका था। और आमेर चित्रशैली के अंदर जो मान सिंह ने जिसको जन्म दिया था, इस चित्रशैली को, आमेर चित्रशैली को, उस समय मुगलों का प्रभाव उस पर पड़ रहा था। और उसके कालांतर में जब जयपुर चित्रशैली का जन्म हुआ, यानी कि पूर्व में ही मुगल शैली का उस पर प्रभाव आ चुका था। हम यूं कहें कि स्वर्ण काल किसको माना जाता है, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड के काल को माना जाता है। माफी चाहूंगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले शायद प्रथम बता दिया था, लेकिन महाराणा जगत सिंह सेकंड के काल को क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सी चित्रशैली का? जयपुर चित्रशैली की हम बात करते हैं। जब जयपुर की ही बात करते हैं तो जयपुर के एक शासक आते हैं जिनका नाम है सवाई राम सिंह द्वितीय। क्या नाम आता है? सवाई राम सिंह द्वितीय। और ये वही सवाई राम सिंह द्वितीय है जिन्होंने जयपुर को गेरुए रंग में रंगवा दिया था, जिसके वजह से इसे क्या कहते हैं? पिंक सिटी, या हम यूं कहें गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वास्तविकता में उसे कौन से रंग से रंगवाया था? गेरुए रंग से रंगवाया था। तो वो कौन थे? सवाई जय सिंह द्वितीय। इन्होंने किस उपलक्ष्य में ये कार्य किया था? तो आप ध्यान रखेंगे 1876 1876 की बात आती है। जो प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट थे, कौन? प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट, इनका 1876 में, 1873 है या 1876 है? आप एक बार इस डेट को थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, 1876 मैंने आपको सही बताया था पहले। 1876 के अंदर जो प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट है, इनका 1876 में जब आगमन हुआ, तो इनके आगमन के ऊपर सवाई राम सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने जयपुर को गेरुए रंग से रंगवाया। कौन से रंग से? गेरुए रंग से रंगवाया। और इसी गेरुए रंग के बाद में जयपुर को जो है वो गुलाबी नगरी, या हम यूं कहें पिंक सिटी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, साथ में आप ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको बताया पिंक सिटी, या यूं कह दें हम गुलाबी नगरी। तो ये गुलाबी नगरी जो शब्द प्रयोग में लिया गया, ये सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया? तो आप एक शब्द ध्यान में रखेंगे, स्टैनली रीड। स्टैनली रीड, स्टैनली रीड नामक एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले पिंक सिटी या गुलाबी नगरी शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? जयपुर के लिए। यानी कि गेरुए रंग में तो रंगवा दिया था किसने? राम सिंह द्वितीय ने, लेकिन इसको पिंक सिटी सबसे पहले नाम प्रयोग में लेने वाले कौन थे? स्टैनली रीड। लेकिन कहा किस वजह से जाने लगा? क्योंकि इन्होंने इस रंग में से रंगवाया था। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में? इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जो सवाई जैसे जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे राम सिंह द्वितीय की, इन्हीं के शासन काल में यथार्थवादी चित्रों का चित्रांकन होने लगा था। कौन से चित्रों का चित्रांकन होने लगा था? यथार्थवादी चित्रों का चित्रांकन किया जाने लगा। यानी जो वास्तविक चित्र होते थे
जो वास्तविक हम यूं कहें कि जो वास्तविक चीजें होती थी उनके ऊपर जो चित्रों का चित्रांकन किया जाता था, उन पर जो चित्र बनाए जाते थे उन पर आधारित थे, वो चित्र किसके काल में बनाए जाने लगे? स्वाई राम सिंह द्वितीय के काल में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अलवर चित्रशैली की। कौन सी चित्रशैली की? अलवर चित्रशैली की। जब अलवर शैली की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ जो है अलवर शैली का, वो प्रारंभ माना जाता है राव प्रताप सिंह के काल को। राव प्रताप सिंह के शासन काल को क्या माना जाता है? अलवर चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है इनके काल से। और यही वो शासक है प्रताप सिंह जिनके द्वारा अलवर राज्य की भी स्थापना की गई। यानी अलवर राज्य की स्थापना और अलवर शैली का जो शुरुआत माना जाता है वो दोनों राव प्रताप सिंह के शासनकाल से ही माना जाता है। ठीक है, इससे आगे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब इन्होंने अलवर को राज्य बनाया तो इसमें इन्होंने दो राजधानियां बनाई, एक रामगढ़ और दूसरा अलवर को। दो राजधानियां बनाई, रामगढ़ और अलवर को, और यहीं पर इन्होंने दुर्ग का भी निर्माण करवा दिया, रामगढ़ दुर्ग और अलवर दुर्ग। ठीक है, कौन से दुर्गों का निर्माण करवा दिया? रामगढ़ दुर्ग और अलवर दुर्ग। तो इन दोनों दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राव प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो रामगढ़ दुर्ग है इसके अंदर जो सर्वाधिक भित्ति चित्र बने हैं, क्या बने हैं? सर्वाधिक भित्ति चित्र बने हैं। और किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो एक चित्रकार थे जिसका नाम था डालूराम। जिनका नाम क्या था? डालूराम, जिन्होंने क्या किया? रामगढ़ दुर्ग में भित्ति चित्रों का चित्रांकन किया। और यही वह दुर्ग है रामगढ़ दुर्ग जिसमें अलवर चित्रशैली के प्रारंभिक चित्र देखने को मिलते हैं। यानी अलवर चित्रशैली का जैसे ही जन्म हुआ तो जो शुरुआती दौर में अलवर चित्रशैली के शुरुआती दौर में जो चित्र बने थे या जो चित्रों का चित्रांकन किया गया था वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? राजगढ़ दुर्ग अलवर में देखने को मिलता है, रामगढ़ दुर्ग सॉरी। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में? अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। कौन सी चित्रशैली की? अलवर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषता ध्यान देना। पहली विशेषता, हाथी दांत पर चित्रण किया गया है। हाथी दांत पर चित्रण, यानी हाथी के दांतों के ऊपर जो चित्रांकन की कला की गई, चित्रित की गई, वो कौन सी चित्रशैली में की गई थी? अलवर चित्रशैली के अंदर की गई थी। ठीक है, दूसरी बात हम यूं करें कि बेसली का, किसका? बेसली का, बेसली का क्या चित्रण किया गया था? बेसली होते क्या है? बेसली या इसको बेसलो भी कहते हैं, बेसली या इसको बेसलो भी कहते हैं। बेसलो होता क्या? ध्यान देना, मान लीजिए ये कोई चित्र का चित्रांकन किया गया था, यहाँ पर कोई चित्र बनाया गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति का चित्र बनाया है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का चित्र बनाया गया है, तो इसमें चित्र के ऊपर ज्यादा प्रभाव ना डालकर इसकी जो बॉर्डर होती है चारों तरफ से, वहां पर सर्वाधिक चित्रांकन करना, उसको प्रभावशाली बनाना। ठीक है, यानी बॉर्डर के ऊपर ज्यादा कार्य करना ही क्या कहलाता है? बेसलो शैली कहलाती है। यानी इस पर बेसलो शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। या क्या है कि बेसलो का चित्रण किया गया है, या हम कहें कि बेसलो शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कौन सी चित्र शैली के अंदर? अलवर चित्र शैली की जब बात आती है तब। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंदर योगासन का चित्रांकन किया गया है। किसका? योगासन, यानी कि योग करते हुए व्यक्तियों को दर्शाया गया है। योग करते हुए योगासन की स्थितियों को या योगासन की मुद्राओं को कौन सी चित्र शैली में दर्शाया गया है? अलवर चित्र शैली में। एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि गणिकाओं व वैश्याओं के जो चित्र हैं, गणिकाओं व वैश्याओं का चित्रण, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से। कौन सा? कि गणिकाओं व वेश्याओं का जो चित्रण किया गया है वो एकमात्र चित्र शैली है अलवर शैली जिसके अंदर गणिकाओं व वेश्याओं का चित्रांकन किया गया है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे एडिशनल रूप से आपके सामने। ठीक है, इसको माइंड में आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा कि गणिकाओं और वेश्याओं का चित्रांकन जो किया गया वो अलवर चित्र शैली में किया गया है। कौन सी चित्र शैली में किया गया है? अलवर चित्र शैली में किया गया है। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आगे बात करते हैं फिर।
एक विशेषताओं में आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसमें जेवरातों की शाही का प्रयोग किया गया है। किसका? जेवरातों की शाही का प्रयोग किया गया। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ध्यान रखेंगे कि इसमें जेवरातों की शाही, यानी कहने का भावार्थ ये है कि जो आभूषण बनते हैं और उन आभूषण के ऊपर जो पॉलिश की जाती है, उन पॉलिश की जो शाही होती है, यानी जेवरातों पर, आभूषणों पर जिस शाही का प्रयोग किया जाता है, उस शाही का प्रयोग कौन सी चित्र शैली में किया गया? अलवर चित्र शैली में किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें कि अलवर चित्र शैली पर हमें प्रभाव किसका देखने को मिलता है, तो इस पर प्रभाव हमें देखने को मिलेगा मुगल शैली का, तथा साथ ही हम यूं कहें जयपुर चित्र शैली का इस पर प्रभाव हमें देखने का, मुगल और जयपुर दोनों चित्र शैलियों का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, मुगल शैली और जयपुर चित्र शैली दोनों। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो मुगल शैली है, इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव किसका? मुगल शैली का, वो अलवर चित्र शैली पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, हमने काफी जगह पढ़ा है अब तक कि मुगल शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन मुगल शैली का भी जो सर्वाधिक प्रभाव है वो हमें अलवर चित्र शैली पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक एक चीज समझ में। अब हम बात करते हैं कि अलवर चित्र शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो महाराजा विनय सिंह के काल को माना जाता है। अलवर शैली का जो स्वर्ण काल है, क्या स्वर्ण काल, वो किसको माना जाता है? महाराजा विनय सिंह के काल को अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इन्हीं के काल में एक चित्रकार आते हैं जिनका नाम है शेख सादिक। एक चित्रकार हैं जिनका नाम है शेख सादिक। और जो शेख सादिक चित्रकार थे, ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? तो दिल्ली के रहने वाले थे। कहाँ के? दिल्ली के रहने वाले थे। और इन्होंने गुलिस्ता ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? गुलिस्ता ग्रंथ की। ठीक है, तो अलवर शैली के बारे में ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। प्रभाव इस पर मुगल शैली, जयपुर शैली का देखने को मिलता है। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव हमें अलवर चित्र शैली में ही देखने को मिलता है। उसके बाद में हमने देखा कि जो अलवर चित्र शैली है उसका स्वर्ण काल महाराजा विनय सिंह के शासनकाल को माना जाता है। और महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में ही एक चित्रकार आते हैं, दिल्ली के रहने वाले थे मूलतः, या दिल्ली से लाए थे इनको, जिनका नाम था शेख सादिक। और इन्हीं के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम क्या था? गुलिस्ता ग्रंथ। ठीक है, यहाँ तक एक चीज समझ में। ये हमारी अलवर चित्र शैली भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में उनियारा चित्र शैली है। ज्यादा उसके बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है, थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी है, वो हम अभी आज ही की क्लास में पूरी कर देते हैं। उनियारा शैली, इसके लिए आपको एक दो चीजें ही ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो आप क्या ध्यान में रखेंगे कि इस पर जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है, प्रभाव वो हमें देखने को मिलता है बूंदी शैली और जयपुर शैली का। बूंदी और जयपुर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यानी उनियारा चित्र शैली पर बूंदी और जयपुर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे, उनियारा चित्र शैली से संबंधित ही कि यह जयपुर राज्य का ठिकाना होता था किसी वास में। यानी यह जब ठिकाना था तो कौन से राज्य का ठिकाना था? जयपुर का ठिकाना था। जयपुर का ठिकाना था। और वर्तमान में यह कहां पर पड़ता है? तो बात करेंगे टोंक जिले की। कहां पर? टोंक जिले की। ठीक है, यानी यहां से आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछ सकता है, उनियारा चित्र शैली का संबंध कौन से स्कूल से है? तो डुढाड़ स्कूल से। या उनियारा चित्र शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? तो बूंदी और जयपुर चित्र शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा उनियारा चित्र शैली से कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक हमने सारे जो चित्र शैलियां हैं उनके बारे में हमने लगभग बात कर ली है। ठीक है, अच्छा, शायद मैंने आपको जयपुर चित्र शैली के कलाकारों के बारे में नहीं बताया अभी तक, माफी चाहता हूँ। उनियारा चित्र शैली के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, जयपुर चित्र शैली जो है उसके जो कलाकार चित्रकार जो है उनके नाम मैं बताना आपको भूल गया, माफी चाहता हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे जयपुर चित्र शैली के, जयपुर चित्र शैली के जो चित्रकार थे
जयपुर चित्रशैली के जो चित्रकार जिनका आपको नाम ध्यान रखना है वो ध्यान रखेंगे जमुना दास, नंदलाल, छोटेलाल। ध्यान रखना इन तीनों का नाम ज्यादातर एक साथ में दिया हुआ मिलेगा आपको, यानी जमुना दास, नंदलाल, छोटे दास, इन तीनों का नाम अधिकांशतः एक साथ ही आपको देखने को मिलेगा। इनके अलावा है गंगालाल, नानकराम, ठीक है। जमुना दास, नंदलाल, छोटेलाल, गंगाराम, नानक दास। एक आते हैं बक्साराम और सालिग्राम, इस सालिग्राम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। साहिबुद्दीन, साहिबराम, सालिग्राम, इनसे आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। इनके बाद आप ध्यान रखेंगे गुमान अली और बलदेव। कौन कौन से? गुमान अली और बलदेव, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक डालूराम भी बताया था। कौन सा? डालूराम। तो ये जयपुर चित्रशैली के प्रमुख कलाकार रहे थे। इनका पेपर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या था कि जो राजस्थान की चित्रकला जो संबंधित हमारा टॉपिक था वो आज की क्लास में लगभग हमारा पूरा हो चुका है। मेवाड़ स्कूल हमने पढ़ लिया, मारवाड़ स्कूल के बारे में बात कर ली, हाड़ौती स्कूल के बारे में बात कर ली, और आज की क्लास में हमारा डुढाड़ स्कूल जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। यानी चारों स्कूलों की जो 17 शैलियां हैं उनके बारे में हमने बात की। इन 17 शैलियों में भी कुछ शैलियां ऐसी हैं जो 4 से 5 चित्र शैलियां ऐसी हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते, उनको मैंने स्किप किया है। साथ में आपको बताया कि वहां से आपको कोई चीजें इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो प्रत्येक चित्र शैली जो है वो कौन से स्कूल से संबंधित है, प्रत्येक चित्र शैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रत्येक चित्र शैली के प्रमुख कलाकार कौन से हैं। तो ये टॉपिक आपका प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये चित्रकला वाला टॉपिक है ये आपका रेट 11 सेकंड का जो एसएसटी सब्जेक्ट है वहां पर ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2 से 3 प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। इसके अलावा जो पटवार है, राजस्थान पुलिस है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर या आरएएस की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे राजस्थानी चित्रकला से प्रश्न आपके आवश्यक रूप से ही आते हैं, ठीक है। तो मैं संभवतः कोशिश करूंगा कि कल की क्लास एक बार फिर से चित्रकला पर लेकर आऊं, अन्यथा जो भी हमारा आगे का टॉपिक होगा कोशिश करते हैं कि राजस्थान की कलाओं पर लेके आएंगे, और राजस्थान की जो हम कलाएं पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान की कला जो टॉपिक है वो लेने का मेरा उद्देश्य एक यह है कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो रेट लेवल फर्स्ट में भी आता है। रेट लेवल फर्स्ट में भी ये राजस्थान की कलाएं हैं, यानी जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है वो रेट लेवल फर्स्ट में नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रेट लेवल फर्स्ट में भी ये टॉपिक है। रेट लेवल सेकंड में भी रहेगा, पटवार में भी रहेगा। बात करें राजस्थान पुलिस की तो उसमें भी रहेगा, ठीक है। आरएएस, एसआई इसमें भी रहेगा ये, ठीक है। कौन सा? राजस्थान की कलाएं, हम योग है राजस्थान की हस्तकलाएं, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो कौन सा है? रेट लेवल फर्स्ट में भी महत्वपूर्ण है, यानी ये टॉपिक यहाँ पर भी रहेगा। इसलिए हम ये टॉपिक पहले ले रहे हैं क्योंकि इन क्लासों के लिए तो हम कोई भी क्लास लगाएंगे, सारी क्लासें एक तरीके से लाभदायक है, लेकिन ये टॉपिक लेंगे तो रेट लेवल फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। उनके सिलेबस में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वो निश्चित ना हो कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर उनके सिलेबस में नहीं है, कुछ टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और इस टॉपिक की जो भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा आपको बोर्ड पे, वो आप अगर हैंड नोट्स नहीं बनाना चाहें तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तमाम चीजें यहाँ पर करवाऊंगा एज इट इज पीडीएफ मैटर में, पीडीएफ फाइल के रूप में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दूंगा,
ठीक है। तो आप वहां से भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाकर आपनो मिशन क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा आपको, वहां पर आपको पूरी की पूरी सब्जेक्ट वाइज भी फाइलें मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा चित्रकला का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई चीजें जो इसमें रह गई है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी कोई डिस्कस क्लास रख देंगे। तब तक के लिए गुड लक, धन्यवाद साथियों।